गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारी जो श्रृंखला है स्टैटिक जीके की, जो हम लोग पिछली क्लास में लास्ट वीडियो डिस्कस किए थे, टोटल आरपीएफ के लिए बनाया गया है। आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको महत्वपूर्ण सीरीज है, आप एक बार कवर करती रहिएगा। आप इस श्रृंखला को एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो आपको जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं। आज की जो श्रृंखला है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं। भूमध्य रेखा आप सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं जो काफी पॉपुलर हैं। अगर हम लोग पृथ्वी की तीनों रेखाओं की बात करें, भूमध्य रेखा को भी जानेंगे, तो बीच में भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से निकली है। नाम से स्पष्ट है कि भूमध्य क्या है, तो आप ध्यान रखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा, पृथ्वी के नॉर्थ गोलार्ध में कर्क रेखा, ये यहाँ पर नॉर्थ में कर्क रेखा है, ये यहाँ पर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इसके बाद जस्ट नीचे मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो आप ये तीनों रेखाओं को ध्यान रखना है, और तीनों रेखाओं के पास से आप एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के आसपास, तो इस वाली रेखा के आसपास कौन से वन पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सैलवास है, रेड इंडियन है, शीतोष्ण वन है और पर्णपाती वन है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो सैलवास के साथ जाएगा। सैलवास वन सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भारत को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया देश इसके तहत पड़ता है। तो कर्क, मकर और भूमध्य रेखा को नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, इसको भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटेगी 2 बार, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। यहां से भी क्वेश्चन बने। इनके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर टोटली वन भी जो पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो आप यहाँ से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। गर्मी यहाँ ज्यादा पड़ती है, यहाँ इसीलिए उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन। लेकिन पर्सनली क्वेश्चन में पूछा गया, इसके आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वनों को सैलवास कहते हैं। ये आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। और पर्णपाती वनों की बात करें, देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शीतोष्ण वनों की बात करें, ठंडे प्रदेशों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। रेड इंडियन शब्द लिया गया जो वनों से संबंधित नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन से होगा, और ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा को ध्यान रखिएगा। भूमध्य को हम लोग अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे विषुवतीय रेखा, और इक्वेटर को भी डिनोट करते हैं। इंग्लिश में हम लोग इक्वेटर बोलते हैं इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, ये श्रृंखला आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और पढ़ते रहिएगा लास्ट तक, आप सभी के एग्जाम निकलेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस में जितने लोगों के सिलेक्शन हुए हैं वो कंटिन्यू ऑफलाइन क्लासेस में कंटिन्यू पढ़े, और ऑनलाइन क्लासेस भी डिस्कस करेंगे। तो अब होने वाले सबके सिलेक्शन किसमें? रेलवे आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी में। तो इस बात को ध्यान रखें। टुंड्रा वनस्पति, कौन सी वनस्पति? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप पुराने पेपर्स को उठा के देखिएगा, टुंड्रा वनस्पति से क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर। तो सबसे पहले पाई जाती है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। कहाँ पर पाई जाएगी? अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में।
अधिक ऊंचाई कहाँ होगी? अधिक ऊंचाई कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। कहाँ पर? हिमालय सबसे अधिक ऊंचा है। तो हिमालय में भी कितनी ऊंचाई पर? लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो कितने मीटर ऊंचाई पर पाई जाएगी? लगभग कितने मीटर? 4800 मीटर ऊंचाई पर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इसमें काई, शैवाल, कई प्रकार की घासें सम्मिलित हैं जो वनस्पति के तहत आती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हिमालयी क्षेत्र होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। देखिए हम ऑप्शनों पर भी बात कर ले तो बी ऑप्शन में क्या बताया गया है? जो बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट, देश में पश्चिमी घाट भी सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पश्चिमी घाट आप ध्यान रखें कि इतना ऊंचा नहीं है जितना हिमालय है। पश्चिमी घाट का अगर सर्वोच्च शिखर की भी बात करें तो 2695 मीटर ऊंचा है। अब बताइए टुंड्रा वनस्पति इतनी ऊंचाई पर पाई जाती है, इसका सर्वोच्च शिखर ही 2695 मीटर ऊंचा है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। तो आप पश्चिमी घाट को ध्यान रख सकते हैं। 6 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में से हमने आपको बताया था गुजरात में फैला है, महाराष्ट्र में फैला है, गोवा में भी फैला है, और गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। तो ये 6 राज्यों में फैला है, और 6 राज्यों में इसका जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर लंबाई के साथ फैला हुआ है। तो आप पश्चिमी घाट को अच्छे से ध्यान रखिए। पूर्वी घाट की हम बात करें, पूर्वी घाट जगह जगह पर कटा हुआ है। कटा क्यों हुआ है? क्योंकि ज्यादातर नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां पश्चिमी घाट से निकलने के बाद वो पूरब की ओर बहती है, जिस कारण से महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों ने इसको जगह जगह पर काट दिया है। तो आप पूर्वी घाट को भी ध्यान रख सकते हैं। नीलगिरी की बात करें तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों राज्य ध्यान रखना है। तमिलनाडु में सर्वाधिक फैला है, और इसका ऊंचा शिखर दोंडा बेटा। कौन सा है? दोंडा बेटा। और कितना मीटर ऊंचा? 2637 मीटर ऊंचा। तो नीलगिरी से ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में चाय की खेती भी नीलगिरी में ही होती है। तो आप नीलगिरी को भी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। हमारी क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। हिमालयी क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती। कोई आपसे बोले कि भारत के दक्षिणतम एरिया में, जैसे भारत का जो दक्षिणतम एरिया है, यहाँ क्या टुंड्रा वनस्पति मिलेगी? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च शिखर ही अन्नामुदी कितना मीटर ऊंचा है? 2695 मीटर ऊंचा है, जिस कारण से दक्षिण भारत में अधिक ऊंचाई ना होने के कारण टुंड्रा वनस्पति हमें नहीं मिलेगी। ये अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर और ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो आप समझे होंगे फर्स्ट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? यहां पर पूछा गया है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सदाबहार वन के साथ जाएगा, क्योंकि जितने भी वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। अब भाई साहब बात कर ले कि सदाबहार होते कैसे हैं। अगर हम लोग बात करें इन पर तो ये अपने चौड़े पत्तों के साथ होते हैं। कैसे होते हैं? चौड़े पत्ते होते हैं, और अपने पत्तों का परित्याग कभी नहीं करते, अपने पत्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर यहाँ पर बात करें हम सभी, जब सूर्य का प्रकाश भी जाता है ना तो वो जमीन पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वनों की अधिकतम सघनता होती है और सूर्य का प्रकाश हमेशा और हमेशा किसमें बना रहता है? इनके पत्तों में ही बना रहता है। तो चौड़े पत्ते वाले वन होते हैं और अपने पत्तों का परित्याग नहीं करते हैं। देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हम बात करेंगे हिमालय के तराई क्षेत्र में। हिमालय के तराई क्षेत्र में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? हिमालय के तराई क्षेत्र में। फिर मिलेंगे आपको पश्चिमी घाट में। कहाँ पर मिलेंगे?
पश्चिमी घाट में भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में सदाबहार वन आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी पूर्वी घाट में भी थोड़ी थोड़ी सी आपको देखने के लिए मिलते हैं। पूर्वी घाट में यहाँ पर भी आपको सदाबहार वन मिलेंगे। फिर मिल जाएंगे आपको शिलोंग पठार में। कौन सी पठार में? शिलोंग पठार में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा सदाबहार वन मिलेंगे, क्योंकि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी बरसेगा वहां पर आपको सदाबहार वनों की अधिकता मिलेगी। तो सदाबहार ध्यान रखना है आपको। अगर पर्णपाती वनों की बात करें, इस देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। अगर कभी आपसे पूछे कि भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? पर्णपाती। अब इनके उपनाम है, इनको जाना जाता है पतझड़ वन के नाम से। इस वन के नाम से? पतझड़ वन के नाम से, क्योंकि ये अपने पत्तों का परित्याग कर देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पतझड़ वन। आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्हीं को एक नाम और दिया गया है जो बोला गया है मानसूनी वन। कौन सा वन? मानसूनी वन। तो मानसूनी वन भी पर्णपाती वन ही है और देश में सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते। तो पर्णपाती वनों से ध्यान रखना है। कटीले व झाड़ीदार वनों की बात कर ले हम लोग, तो ये सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में पाए जाते। कौन से राज्य में? राजस्थान में, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम पानी बरसे। कितने सेंटीमीटर से? 75 सेंटीमीटर से कम। समझ पा रहे हैं ना आप? वहां पर ही कटीले व झाड़ीदार वन मिलेंगे। इनमें कैक्टस, नागफनी, खेजड़ा, अन्य सारे जिन वृक्षों में कांटे हैं वो सारे कटीले हैं। और उन एरियाज को ध्यान रखिएगा, वहां शुष्क के क्षेत्र होता है। आप देख सकते हैं वनों को, जहां कहीं भी टूर पर जाएं वहां से आपको पता चलेगा, जहां चौड़े पत्ते वाले वन दिखेंगे, अति सघन वन दिखेंगे, वो सारे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। लेकिन अगर आपसे देखा जाए राजस्थान को भ्रमण करने के लिए चले जाएं, तो वहां पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम के साथ अपने बुंदेलखंड में भी बात कर लें तो यहाँ भी वर्षा कम होती है। आपको कटीले व झाड़ीदार वन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सीधा ध्यान रखिए, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीले व झाड़ीदार वन मिल जाएंगे, खासकर कहाँ पर? राजस्थान। मैंग्रोव वनों की बात करें हम सभी, तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलेंगे, गुजरात में देखने के लिए मिलेंगे। मैंग्रोव वनों को आप ध्यान रखिएगा, हमारे कच्छ के रण में भी मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में भी मौजूद है, उड़ीसा तट और आंध्रा तट पर भी मैंग्रोव वनों की अधिकता पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनों को पश्चिम बंगाल से ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कृष्णा और गोदावरी नदी ने जो डेल्टा बनाया है उसमें सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनों की अधिकता है। तो आप ध्यान रखें इन सारे ऑप्शनों को भी और वनों को भी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? रेलवे स्लीपर्स में कौन से वन का प्रयोग किया जाता है? रेलवे स्लीपर्स समझ पा रहे हैं आप सभी? रेलवे स्लीपर्स मतलब जितना भी रेलवे का कारखाना है, रेलवे स्लीपर्स में बनेगा और प्रयोग होगा तो ओनली और ओनली साल के वृक्ष। किसके? साल के वृक्ष। ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। और एमपी में सबसे ज्यादा वन काय के पाए जाते, तो पहले सागौन के पाए जाते, सागौन के बाद साल के पाए जाते, फिर बांस के वृक्ष मिलते हैं। तो ये एमपी में वनों की डाटा ध्यान रखिएगा। और एमपी में पाए जाने वाला साल सबसे ज्यादा रेलवे स्लीपर्स में प्रयोग किया जाता है। तो रेलवे स्लीपर्स में किस वन का प्रयोग करते हैं हम लोग? साल की लकड़ी का प्रयोग करते, क्योंकि अधिक वर्षों तक चलती है, ये सर्दी गलती नहीं है और अधिक मजबूत होती है। सिनकोना की बात करते हैं, देखिएगा सिनकोना पाया जाएगा नीलगिरी में। कहाँ पाया जाएगा? नीलगिरी। और नीलगिरी आप सभी जानते हैं दक्षिण में मौजूद श्रृंखला 3 राज्यों में फैली हुई, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी में मिल जाएगा सिनकोना और इससे बनाई जाती है किसकी दवाई? गुड, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। किसकी दवाई बनाएगी? मलेरिया। तो आपको सिनकोना से ध्यान रखिएगा, मलेरिया की दवा के लिए भी प्रयुक्त होता है।
पाया कहाँ जाएगा? नीलगिरी में। सागौन एमपी में मिल जाएगा, आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। इसका प्रयोग इमारती वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। सोफे आप सभी सागौन के ही बनाते हैं, लंबे दिनों तक चलते हैं। लकड़ी साल और सागौन की ऐसी होती है जो सर्दी गलती नहीं है, बहुत समय तक चलती है। तो आप सागौन को भी ध्यान रखें, महोगनी को ध्यान रखेंगे, ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। रोजवुड, महोगनी, आबनूस, ये ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में आपको हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कश्मीर में, लद्दाख में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो राइट आंसर होगा साल। कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक बड़े बंदरगाह स्थित है? सबसे बड़ी बंदरगाह किस राज्य में है? आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, चलिए टिक कीजिए। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन होगा? तो क्वेश्चन का आंसर होगा, और बंदरगाहों से हम आपको पूरा सब कुछ पढ़ाए थे। देखिएगा एक बार फिर से समझते हैं। देश में पूछा गया है सर्वाधिक बड़ी बंदरगाह। तो अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, पहले तो बंदरगाह बनाए कहाँ जाएंगे? ये दक्षिण भारत है, पूरा मैप नहीं बना रहे हैं, दक्षिण भारत को देखिएगा। सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ होंगे? सबसे ज्यादा बंदरगाह आप समझते हैं पानी एरियाज में, और भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं और पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह स्थित हैं, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और जिसको हम लोग पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते हैं, और पोर्ट ब्लेयर ही यहाँ की राजधानी भी है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? राजधानी भी है, और पोर्ट ब्लेयर के नाम से बंदरगाह को भी जानते हैं। तो 13वां बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, 6 बंदरगाह यहाँ पर हैं और 6 बंदरगाह यहाँ पर हैं। अगर हम लोग यहाँ गुजरात में बात करें तो कांडला बंदरगाह है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में आ जाओ तो मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई। यहाँ मुंबई में ही एक और बना दिया गया है, नेहावा सेवा। कौन सा बनाया गया? फिर आगे आ जाओ, गोवा में बात करें तो मुर्मगांव, फिर कर्नाटक में कोचीन, और फिर इसके बाद कर्नाटक में न्यू मंगलोर, और यहाँ पर केरल में कोचीन। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर कौन सा है? न्यू मंगलोर। कौन सा है? न्यू मंगलोर। और यहाँ पर गोवा में कौन सा है? मुर्मगांव। कौन सा है? मुर्मगांव। और इसके बाद जस्ट आगे कौन सा है? नेहावा सेवा। कौन सा है? नेहावा सेवा। और यहाँ पर है मुंबई। यहाँ पर कौन सा है? मुंबई। और ये वाला है कांडला। ये कौन सा है? तो 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। कितने? 6 बंदरगाह, और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पर है चेन्नई, हाँ चेन्नई, तूतीकोरिन, हाँ तूतीकोरिन, और एक और है यहीं पर एन्नोर। तो सर्वाधिक बंदरगाह किस राज्य में हुए? तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। आंध्रा में विशाखापट्टनम, आंध्रा में कौन सा है? विशाखापट्टनम। और उड़िया में पारादीप। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह या कोलकाता हम बंदरगाह के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप ये ध्यान रखो, पोर्ट ब्लेयर आपको यहाँ पर है। देश में 13 बड़ी बंदरगाह है, और 13 बड़ी बंदरगाहों में अब आओ क्वेश्चन पर, किस राज्य में सर्वाधिक बड़ी बंदरगाह है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक बड़े बंदरगाह है। हमारा राइट आंसर होगा किसके साथ? सी ऑप्शन के साथ करेक्ट जाएगा। तो तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से? चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर। कौन कौन से? चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर। 3 बड़े बंदरगाह कहां पर स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम क्या है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह। तो आप ध्यान रखिएगा,
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में पारादीप है, उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप है, और कर्नाटक में न्यू मंगलौर, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मंगलौर। तो आपको बंदरगाह 13 के 13 ध्यान रखते हैं, और इन बंदरगाहों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कई बार परीक्षाओं में भी आया है। आप रेलवे ग्रुप डी के पेपर उठा के देखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आपको आरपीएफ में भी बंदरगाह देखने के लिए मिलेगा। तो देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाहों में से एक क्वेश्चन श्योर बनता है, 101% बनता है। यूपी पुलिस भी पूछा था। तो आप ध्यान रखें, बंदरगाहों से कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। देश में 3 बड़े बंदरगाह, चेन्नई, तमिलनाडु आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर छोटे बंदरगाहों में बात करें तो 200 से अधिक हैं, और छोटे बंदरगाह सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना था किस राज्य में बड़े बंदरगाह है, तो हमारा राइट आंसर होगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सेकंड पर चलते हैं, देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा, विशेषता से क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्राचीन पूछा है। तो भाई साहब चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह कैसा है, सबसे प्राचीन। चेन्नई बंदरगाह कहां पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप प्राचीन बंदरगाह से ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है, और चेन्नई बंदरगाह को जानते हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित, अभी अभी बताया। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित, एपी लिख देंगे हम। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में स्थित। कहां पर स्थित, कोलकाता। और यहीं पर हम राज्य वाइज देखें तो वेस्ट बंगाल। कौन सा, वेस्ट बंगाल। तो आप ये ध्यान रखिएगा चारों बंदरगाहों को। पारादीप उड़ीसा से रट लो, आंध्र प्रदेश से रटो विशाखापट्टनम, चेन्नई तमिलनाडु से, और हल्दिया कोलकाता या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखना है। और सबसे प्राचीन है कौन सा, प्राचीन, तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए, रेल जोन मध्य दक्षिण पूर्वी मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हमने आपको डिस्कस किया है। पूरा थ्योरेटिकल क्लास में आपको पूरा सब कुछ पढ़ाया गया है। एक रेल जोन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर इसको ट्रिक से हमने बताया था आपको, ये हुआ पूरब, ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ये यहाँ पर नॉर्थ है, और ये साउथ है। इसको हमने ऐसे बताया था आपको। तो ये हो गया दक्षिण पूरब, और यहाँ पर है ये मध्य दक्षिण पूरब। कौन सा, मध्य दक्षिण पूरब। और इसका जो मुख्यालय है वो बिलासपुर है। कौन सा है, बिलासपुर। आप ये ध्यान रखना है, हमने आपको सारे बताए हैं। तो राइट आंसर होगा बिलासपुर। कोलकाता की बात करें तो पूर्वी मुख्यालय कोलकाता ही है। कोलकाता से आप ध्यान रखिएगा, कोलकाता पूर्वी मुख्यालय, और दक्षिण पूर्वी भी यहाँ वाला भी कोलकाता ही है। कोलकाता को यहां से भी ध्यान रखना है। मेट्रो का भी भाई साहब कोलकाता ही है। मतलब कोलकाता से आप 3 ध्यान रखिएगा, पूर्वी मुख्यालय कोलकाता, पूर्वी जोन का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्वी भी कोलकाता, और मेट्रो का भी कोलकाता। कितना अच्छा है कोलकाता, अब सोचिएगा। और पुराना शहर भी, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कोलकाता ही है। अंग्रेज राजधानी भी पहले यहाँ बनाए थे, लेकिन राजधानी 1911 में चेंज कर दी गई थी। कोलकाता से कहाँ पहुंच गई, दिल्ली। और आज भी कौन सी है, बाकी आप जानते हैं, नई दिल्ली ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बिलासपुर राइट आंसर होगा। मध्य दक्षिण पूर्वी रेल जोन के मुख्यालय का कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन ही सही है। सिकंदराबाद की बात करेंगे तो ये मध्य दक्षिणी है। क्या है, मध्य दक्षिणी, यहां पर है। तो इसका जो सिकंदराबाद है वो मध्य दक्षिणी जोन है। कौन सा जोन है, मध्य दक्षिणी जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर पूर्वी है।
हाजीपुर क्या है? मध्य पूर्वी मुख्यालय। इसका कौन सा है? हाजीपुर का मध्य पूर्वी जोन है ये, मध्य पूर्वी, और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो आप ये ध्यान रखो, चारों रेलवे के मुख्यालय बहुत बार पूछे गए हैं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी भी आए तो पूर्वी कोलकाता, पश्चिमी मुंबई चर्च गेट, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी चेन्नई। आपको सारे कुछ सिखाए थे, आप हमें विश्वास है आपसे आते होंगे। और पूरे रेल जोन की बात कर ले तो 18 है। कितने हैं? पहले कभी कितने होते थे? 17, लेकिन विशाखापट्टनम नया बन गया है तो 18। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे, देखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? बिल्कुल सड़क परिवहन से। किससे? सड़क परिवहन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। अब जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसमें पहले 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ा गया था, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई और यहाँ पर चेन्नई। अब तो बहुत सारे बड़े बड़े नगरों को जोड़ दिया गया है। इस पूरी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत सबसे पहले किसको जोड़ा गया? दिल्ली को जोड़ा गया, फिर कोलकाता को जोड़ा गया, कोलकाता, फिर मुंबई, फिर किसको? मुंबई और चेन्नई। इस परियोजना के तहत सबसे पहले ये 4 शहर बड़े बड़े कनेक्ट किए गए, और जब कनेक्ट हुए तो इन टोटल लेंथ बनाया गया 5846 किलोमीटर में सड़क बनाई गई। अब सोच लीजिएगा, इस परियोजना से सड़कें इतना किलोमीटर बनी और ये चारों शहर कनेक्ट हो गए, टोटली कनेक्ट, बड़ी बड़ी सड़कों से, हाईवे से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, अब तो बहुत सारे शहर जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे? सड़क परिवहन से। वायु परिवहन, वायु परिवहन हम आपको पढ़ाए हैं, यहाँ से एयरपोर्ट पूछे जाते बहुत सारे। सबसे पहले 1911 में उड़ान प्रारंभ हुई थी और डाक सेवा के रूप में इलाहाबाद से नैनी के लिए। तो आप वायु सेवा हमने पढ़ाई है। रेल परिवहन भरपूर पढ़ाए, रेल परिवहन आपको पूरा कंप्लीट करवाए थे। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन, आपको ये भी ध्यान रखना है। पहला मार्ग ध्यान रखो, ये कभी कभी पूछ लिया गया है, NW फर्स्ट। यूपी से लेकर के, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। कहाँ तक जाता है? हल्दिया तक। यूपी से हल्दिया तक फैला हुआ NW फर्स्ट मार्ग। तो वायु जल परिवहन में ये मार्ग बहुत बार पॉपुलर है, सबसे पहला मार्ग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा सड़क घनत्व किसका है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले सड़क घनत्व पूछा है तो ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है और आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर जो होगा वो केरल के साथ जाएगा। किसके साथ? केरल। देश में सबसे ज्यादा सड़क घनत्व किस राज्य में? केरला में। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी ज्यादातर सड़कें राजकीय और राष्ट्रीय, ओवरऑल सड़कों में महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा आगे है। लेकिन सड़क घनत्व में कौन सा राज्य? केरल राज्य आगे है। तो आप ऑप्शन से आप समझ सकते हैं केरल राज्य को। तो हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से कौन से बंदरगाह को जानते हैं? नेहरू जी का नाम कई बार फेमस है और पॉपुलर है, देश के पहले प्रधानमंत्री है, तो फिर इनका नाम तो है ही। इनके नाम से ही निहावा सेवा है। यहाँ पर क्या है? निहावा सेवा बंदरगाह है। कौन सा है? निहावा सेवा। और यही हमारा राइट आंसर है, निहावा सेवा बंदरगाह। निहावा सेवा बंदरगाह ही नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ये क्यों बनाया गया है? मुंबई बंदरगाह के सहायक के लिए, मुंबई बंदरगाह की हेल्प के लिए। किसकी हेल्प के लिए? किसकी हेल्प? मुंबई बंदरगाह की हेल्प के लिए बनाया गया, जिसको बोलते हैं हम लोग सहायक बंदरगाह। क्या बोलते हैं? सहायक बंदरगाह।
तो आपको ये ध्यान रखना है किसकी सहायता के लिए, मुंबई की सहायता के लिए बनाया गया है नेहावा सेवा। किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। अगर मुंबई की बात करें, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ये क्या है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। बहुत बार पूछा गया प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई है और सबसे बड़ा है। तो मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। कोचीन बंदरगाह की बात करें तो ये केरल में, कहाँ पर है, केरल में। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेहावा सेवा बंदरगाह को नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नेहरू बंदरगाह। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हम चलेंगे। मीणा जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजाति, मीणा। बहुत बार पूछा गया जनजातियों से एक क्वेश्चन हमेशा और हमेशा बना है। आप पूरा जनजातियों को कवर कीजिएगा, ये भी हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। तो मीणा जनजाति कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या में राजस्थान में मिलेगी। कहाँ पर, राजस्थान। राजस्थान राज्य ही है जो मीणा जनजाति के लिए भरपूर प्रसिद्ध है। और मीणा जनजाति अपने आप को भगवान मत्स्य अवतार, कौन से अवतार, मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का हुआ था, उससे संबंधित है। मत्स्य अवतार से संबंधित मानती है। कौन से अवतार से, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का अवतार जो हुआ मत्स्य अवतार, उनसे संबंध है। किन जनजाति का, मीणा जनजाति का। मध्य प्रदेश की बात करें, इसको जनजातियों का राज्य कहते हैं। जनजातियों का राज्य, जनजातियों के राज्य के नाम से इसे जानते हैं। सबसे ज्यादा जनजातियां अगर कोई पूछे तो भाई साहब एमपीआई में है। किसमें है, एमपीए में। तो इसको जनजातियों के राज्य के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सी बड़ी जनजाति है, तो वो भील है। कौन सी है, भील। झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड में एक प्रसिद्ध जनजाति है संथाल। कौन सी जनजाति है, संथाल, जो कई बार आपको पूछी गई है। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक जनजाति है थारू। कौन सी है, थारू, जो यहाँ से थारू जनजाति को भी पूछ लिया गया है। ये दीपावली को शोक की तरह मनाती है। कैसे मनाती है, शोक की तरह। लेकिन प्रेजेंट में अब लोग समझदार होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट पर हैं, कम मनाते हैं। अब पहले की जनजाति जो प्राचीन लोग थे वो ज्यादा शोक की तरह ही मनाते थे, इसलिए पॉपुलर हो गई। हमारा राइट आंसर जाएगा राजस्थान के साथ। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है, अगर कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार शेयर जरूर करें। बाकी आपसे कुछ नहीं, अगर समझना है आप सभी को, अच्छे से पढ़ना है तो एक बार वीडियो को शेयर करते रहें। उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, पैसे नहीं है या अन्य सारी परिस्थितियां हैं, तो उन तक भी पहुंचाएं। ऑनलाइन तो सब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी, नहीं घर बैठ के पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर टोडा जनजाति, कौन सी जनजाति, टोडा। जनजातियों से काफी सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, आपको पूरे कवर करवा देंगे। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन में से जनजातियों से पूछ लिया जाता है, लेकिन पूरा नोट्स बनाए, प्रॉपरली तरीके से पढ़ें, और आपको पहले भी कवर करवा चुके हैं। देखो यहाँ पर टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राज्यों की बात करें उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी और तमिलनाडु। तो राइट आंसर जाएगा किसके साथ, तमिलनाडु राज्य में ही पाई जाती। कौन सी जनजाति, टोडा। अब ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो किसके लिए, पशुपालन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, पशुपालन। अगर हमारे देश में ही पूछा जाए कि कौन सी जनजाति पशुओं को ज्यादातर पालती है, तो टोडा जनजाति। इनमें एक प्रथा प्रचलित है, पशुपालन तो है ही, बहुपति विवाह प्रथा। कौन सी, बहुपति विवाह प्रथा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुपति विवाह प्रथा भी इन्हीं में मौजूद है और पाई जाती है तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु। तो आप ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। कहां पर, यहां भी, तो नीलगिरी में। कहां पर पाई जाती है, नीलगिरी में। और नीलगिरी आप सभी को हम कंप्लीट करवाए हैं। तो आप टोडा जनजाति को ध्यान रखिएगा,
पशुपालन के लिए प्रसिद्ध बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। इनमें एक प्रथा और मानी जाती है, इनके यहाँ स्त्रियों का पशुशाला में जाना वर्जित होता है। ऐसा इनका मानना है कि स्त्रियां चाहेंगी तो पशु दूध देना कम कर देते हैं। ये प्रथा होना चाहिए बुंदेलखंड में। कहाँ होना चाहिए? बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड में तो खासकर लेडीजें ही पूरा काम करती हैं, जेंट्स काम ही नहीं करते। तो आप ये पशुपालन के लिए ध्यान रखना है। टोंडा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? पशुपालन। उत्तराखंड थारू जनजाति यहाँ से है। राजस्थान की मीणा जनजाति, एमपी की ज्यादातर भील जनजाति, बड़ी है जनजाति है, पूछी गई है कई बार। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो, भगोरिया हाट का आयोजन कहाँ किया जाता है? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। और भगोरिया हाट किसका बड़ा त्योहार है? भील जनजाति का त्योहार है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। अब भील जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? भगोरिया हाट। इसका आयोजन झाबुआ में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? झाबुआ में। और झाबुआ मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला है। इससे एक जिला बना था जो बिल्कुल पश्चिमी हो गया, अलीराजपुर। कौन सा बना था? अलीराजपुर। अलीराजपुर कब बना? 2008 में बना। कब बना था? 2008 में। किससे अलग हुआ? तो झाबुआ से अलग हुआ। पहले झाबुआ पश्चिमी होता था, लेकिन अब पश्चिमी अलीराजपुर है। लेकिन दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, बस अलग हो गए। कब? 2008 में। एक दूसरे से अलग अलग जिले बने। तो झाबुआ में भील जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है। और एमपी में कहां पर? झाबुआ में किया जाता है। इनका एक त्योहार और है जिसको हम बोलते गोल गधेड़ू। क्या बोलते हैं? गोल गधेड़ू। तो गोल गधेड़ू भी होली के अवसर पर होता है। और ये भगोरिया हाट भी किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। तो आप ये होली के अवसर पर इनका प्रसिद्ध त्योहार ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। कर्नाटक राज्य सभी लोग जानते हैं, कर्नाटक बड़ा पॉपुलर है चंदन के लिए। देश में चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। महाराष्ट्र थालघाट दर्रा और गोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में ही मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में चाय होता है, कुल्लू मनाली। ये क्षेत्र फेमस है पर्यटन के लिए। हिमाचल प्रदेश में ये भांकड़ा डैम। कौन सा डैम? भांकड़ा। तो हम आपको ये सारी श्रृंखला पढ़ा चुके हैं। आप अच्छे से प्ले लिस्ट में जाएं और स्टैटिक जीके को पूरा पढ़ डालें और नोट्स बनाएं पतला सा और डेली रिवीजन करते रहें। आपको जीएस में कोई नहीं हरा पाएगा, बशर्ते रूटीन से पढ़ें। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? कौन सी प्रथा? दूध लौटावा। तो ये प्रथा भी पूछी जाती। एक प्रथा और है यहीं से, हरण प्रथा। कौन सी? हरण प्रथा भी पॉपुलर है। कौन सी प्रथा है? हरण प्रथा। और ये दोनों प्रथाएं गोंड जनजाति में होती हैं। कौन सी जनजाति में? गोंड जनजाति। तो आपको ये गोंड जनजाति का ध्यान रखना है। दोनों की दोनों प्रथाएं, हरण प्रथा और दूध लौटावा प्रथा। दूध लौटावा में होता क्या है? देखिएगा, एक प्रथा में क्या होता? भाई का लड़का। किसका लड़का? भाई का लड़का। अब भाई का लड़का जो होगा, भाई का लड़का, समझ पा रहे हैं आप? अब यहां पर होगी बहन की लड़की। किसकी? बहन की लड़की। तो ये आपस में लड़का और लड़की आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। उल्टा भी कर लो, भाई की लड़की हो जाएगी, यहां बहन का लड़का हो जाएगा। ये आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। और इसी प्रथा को कहते हैं हम दूध लौटावा। क्या कहते हैं? दूध लौटावा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दूध लौटावा प्रथा किससे पॉपुलर है? गोंड जनजाति से। फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, गोंड जनजाति से पॉपुलर है। अब देखो यहाँ पर संथाल जनजाति झारखंड में मिलती है। इनका चौड़ा मुंह होता है, चपटे ओंठ होते हैं, हाइट में छोटे होते हैं। कौन सी जनजाति के? संथाल। टुंड्रा पशुपालन के लिए प्रसिद्ध, नीलगिरी में
थारू उत्तराखंड में मिल जाएगी आपको, और दीपावली को शोक की तरह मनाएगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, कौन से क्षेत्र का? उत्तर पूर्वी। अब उत्तर पूर्वी आप जानते होंगे, भारत का मैप बनाइए ऐसे, चलिए देखते हैं उत्तर पूर्वी कौन सा है। आप लोग ये वाला भारत का पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जो क्षेत्र सेवन सिस्टर के नाम से भी पॉपुलर है। किसके नाम से पॉपुलर है? सेवन सिस्टर के नाम से। तो इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन जोन हवाई अड्डा, हमारे पास लीलावाड़ी है, डोनी पोलो है, इंदिरा गांधी है और सुभाष चंद्र बोस। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। वी ऑप्शन के साथ जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है, यहाँ पर ईटानगर में। कहाँ पर मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? ईटानगर में मौजूद। कहाँ पर? ईटानगर, यहाँ का कैपिटल है ये। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा को अभी अभी मोदी जी उद्घाटन करके गए हैं कुछ दिन पहले, लीलावाड़ी असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम राज्य में। इंदिरा गांधी दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली। भैया नई दिल्ली जोड़ लो, नई दिल्ली में। बाकी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डोनी पोलो हवाई अड्डा के साथ जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। देखो, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डों से भी एक क्वेश्चन बना है कभी कभी। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहां पर है? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह कहां पर है? बी ऑप्शन के साथ ही हम डायरेक्ट चले जाएंगे, लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। अब देखिएगा, मुंबई में छत्रपति शिवाजी है। छत्रपति कौन सा है? छत्रपति शिवाजी। तो ये तो आप सभी जानते हैं मुंबई का। यहां पर नागपुर में अंबेडकर है, अंबेडकर जी के नाम पर है, अंबेडकर एयरपोर्ट, अंबेडकर एयरपोर्ट। इंदौर में अहिल्याबाई जी के नाम पर है। किसके नाम पर है? अहिल्याबाई जी के नाम पर, अहिल्याबाई एयरपोर्ट, अहिल्याबाई एयरपोर्ट। तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान रखना है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह, बी ऑप्शन राइट आंसर ही होगा। नागपुर में अंबेडकर एयरपोर्ट है और इंदौर में अहिल्या एयरपोर्ट है। तो आप चारों ऑप्शनों को ध्यान रखिएगा, लेकिन जो हमारा राइट आंसर तो है चौधरी चरण सिंह, लखनऊ में। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, देश में सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वन पाए जाते हैं। वनों से तो क्वेश्चन आपको बनने वाला है, वनों से पूछा भी जाता है बहुत बार। अब सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा वो मिजोरम में जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि देश में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, फिर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते? सर्वाधिक वन। क्या पाए जाते? सर्वाधिक वन पाए जाते। लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा गया है, इसलिए मिजोरम। इसलिए कौन सा? मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश में दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर वन, और छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, और फर्स्ट नंबर पर एमपी में पाए जाते हैं। तो आपको एमपी सबसे ज्यादा वनों के लिए ध्यान रखना है, लेकिन प्रतिशत का जो डाटा है वो मिजोरम के साथ जाएगा। मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वन पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पॉपुलर पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान ये उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में कहां पर? देहरादून में स्थित है। कहां स्थित है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून ही है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल शिमला, मध्य प्रदेश की भोपाल, तमिलनाडु की चेन्नई। तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पर मौजूद है? देहरादून में। हिमाचल प्रदेश में शिमला है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के
तौर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए काफी सारा जगह प्रसिद्ध है, खजुराहो, ओरछा आपको बुंदेलखंड में मिल जाएंगे, सांची, भोपाल, बहुत सारा है। तमिलनाडु में मदुरई चले जाएं पर्यटन के लिए, धनुषकोडी चले जाएं, रामेश्वरम चले जाएं। तमिलनाडु से तो बहुत कुछ पढ़ाए हैं आपको, तमिलनाडु में बहुत सारा कुछ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कुडनकुलम परियोजना फर्स्ट, सेकंड कल्पक्कम, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कौन से वन? मैंग्रोव वन। यहां से क्वेश्चन बनता है, ये देश में सबसे ज्यादा अपने यहाँ पश्चिम बंगाल राज्य में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल की बात कहाँ पाई जाती? गुजरात में, आंध्र प्रदेश तट पर, यूपी तट, ठीक है, उड़ीसा तट, यहां सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्या? मैंग्रोव वन। ये भारत की बात है, लेकिन ऑप्शन वाइज देखेंगे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, सुंदरबन का डेल्टा, यही राइट आंसर है। सुंदरबन के डेल्टा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। अब ये डेल्टा कितने देशों में फैला है? तो भारत में फैला है। कहाँ फैला है? भारत प्लस बांग्लादेश। कहाँ पर फैला है? बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश में फैला है। किसके द्वारा बनाया गया? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का ध्यान रखना है। कितने एरिया में अपने इंडिया में है? लगभग 40% अपने यहाँ फैला है, 60% बांग्लादेश में फैला है। तो 4000 वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ पर है, 10,000 वर्ग किलोमीटर प्लस इसका क्षेत्रफल है। तो 4000 के आसपास अपने यहाँ, 6000 वर्ग किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश में। सुंदरबन में सबसे ज्यादा सुंदरी वृक्ष पाए जाने के कारण इसका नाम भी सुंदरबन पड़ गया। तो आपको मैंग्रोव वनों की जो अधिकता है वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा। हिमालयी क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। मैंग्रोव वन की खासियत होती है, ये नमकीन पानी में होते हैं। कैसे होते हैं? नमकीन। और आपको नमकीन पानी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ भारत के दक्षिण भारत में। 9 राज्य ही समुद्र से लगते हैं और जहां पर समुद्र होगा वहीं नमकीन पानी होगा। हिमालयी क्षेत्र में समुद्री जैसी कोई परिस्थितियां है नहीं, तो हिमालय क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं मिलेगा। मैंग्रोव वन ओनली और ओनली समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं जहां पर नमकीन पानी होता है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 9 राज्य, बाकी का कोई राज्य समुद्र से नहीं लगता। तो जो समुद्र से नहीं लगते उनमें मैंग्रोव वनों की होने की संभावना ही खत्म है, क्योंकि नमकीन पानी में होंगे। कहाँ होंगे? नमकीन पानी में। तो हमारा राइट आंसर होगा सुंदरबन का डेल्टा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, तो वन सर्वेक्षण विभाग से भी पूछा गया और वन अनुसंधान संस्थान से भी पूछा गया। दोनों का मुख्यालय देहरादून है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो आप ध्यान रखो, नई दिल्ली में है नहीं। यहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान है। क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान। नई दिल्ली से ध्यान रखो, कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर एक कृषि अनुसंधान मिल जाएगा। भोपाल में IIFM है, भोपाल में IISS है। इसको बोलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में मिल जाएंगे आपको। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी, 2 राज्यों की एक ही राजधानी। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। भारत में कौन सा राज्य तेंदुपत्ते के लिए प्रसिद्ध है? तेंदुपत्ता पूछा गया है भाई साहब। यहाँ तेंदुपत्ता सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने में और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और बुंदेलखंड में ही तेंदुपत्ता का सबसे ज्यादा उत्पादन भी किया जाता है। संभाग वाइज हम लोग, सागर संभाग बहुत पॉपुलर है, जबलपुर संभाग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये
फर्स्ट रैंक पर आता है। जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा तेंदुपत्ता होता है। अगर जिले वाइज बात करें तो दमोह जिला तेंदुपत्ता के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर। अगर इसको हम राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1970 में सबसे पहले वन का राष्ट्रीयकरण करने के लिए तेंदुपत्ते का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो आप तेंदुपत्ते को ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। कौन सा राज्य तेंदुपत्ते के लिए प्रसिद्ध है? तो एमपी सबसे ज्यादा तेंदुपत्ते के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? किसके वृक्ष? चंदन के वृक्ष। तो चंदन के वृक्षों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है आप सभी को। देखिए चंदन तो बहुत कॉस्टली है, सबसे ज्यादा पाया जाएगा पश्चिमी घाट में। कौन से घाट में? पश्चिमी घाट में। तो चंदन के वृक्ष मिलेंगे आपको कहां पर? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते। अब पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है, तो उनमें से भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाएंगे। तो आप कर्नाटक राज्य को ध्यान रखिएगा। हिमालयी क्षेत्र में पाए नहीं जाएंगे, विंध्याचल में नहीं मिलती, सतपुड़ा में नहीं मिलती। हिमालय में शीतोष्ण वन मिल जाएंगे, विंध्याचल में पर्णपाती मिल जाएंगे, सतपुड़ा में भी पर्णपाती वन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप याद रखिएगा पश्चिमी घाट इज करेक्ट आंसर होगा चंदन के वृक्षों के लिए। सेकंड क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहां से हर बार बनता है। देखिएगा कब पारित किया गया? तो 1986 में राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ ही जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ही पारित किया गया था। अगर यहाँ 72 की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। इस टाइम वन्यजीव आया। और यहाँ पर 80 की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम आया। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम। और ये 1969 है, इसमें इसरो की स्थापना हुई। किसकी? इसरो की स्थापना। तो इसरो की स्थापना से भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। पहला देश में परमाणु संयंत्र भी इसी डेट में लगा था। देश का पहला परमाणु संयंत्र, देश का पहला क्या? परमाणु संयंत्र। परमाणु संयंत्र ध्यान रखिए कहाँ लगा? तारापुर में लगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। किसके सहयोग से लगा? अमेरिका के सहयोग से लगा था। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से लगा था। तो आपको ये ध्यान रखना है वनों से हम कहाँ पहुंचे? 1986 राइट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेकंड अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। आप सभी कंटिन्यू देखते रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहें, आपको भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। साइलेंट वैली किसके लिए चर्चित है? जनसंख्या विस्फोट के लिए तो है नहीं, परमाणु केंद्र के लिए नहीं है, अधिक जल के लिए नहीं है, जैव विविधता के लिए है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। जैव विविधता का संरक्षण करता है। साइलेंट वैली किस राज्य में? तो केरल राज्य में। कहां पर है? केरल राज्य में। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस सीरीज का। आप सभी को डी ऑप्शन के साथ ध्यान रखना है। यहाँ पर सदाबहार वनों की अधिकता पाई जाती है और सदाबहार वनों के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र है टोटली। तो साइलेंट वैली केरला में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी? आज यहीं तक था हमारा अंतिम क्वेश्चन। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हम अगले वीडियो में आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।